पिछले वीडियो में हमने देख लिया था बाउंड्री लेयर फ्लो होती क्या है, बाउंड्री लेयर थिकनेस कैसे निकालते हैं, बाउंड्री लेयर के भीतर फ्लो की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है ना। और एक टॉपिक देख लिया था बाउंड्री लेयर सेपरेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज उसके आगे बढ़ रहे हैं उसी चैप्टर में बाउंड्री लेयर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की, है ना। क्या थी वो इक्वेशन? डेल्टा स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे थे, बराबर क्या था, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू डेल्टा और 1 माइनस स्मॉल u बाय कैपिटल U dy। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। अब इस इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशंस करना होंगे। देखो आप आगे बढ़ते समय जो कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे उसमें काम आएगा। देखो u की वैल्यू वेरी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू y, है ना। पिछले वीडियो से रिकॉल कर लो कि u y और कैपिटल U क्या है ना, ये हमारी बाउंड्री लाइन बनती थी, बाउंड्री लेयर। तो इस डायरेक्शन को हम y बोलते थे, ये डायरेक्शन हमारी x थी। बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है वो डेल्टा x भी कहते थे, है ना। स्मॉल u इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है बाउंड्री लेयर के भीतर किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस y फ्रॉम x, है ना। और बाउंड्री लेयर के बाद सभी लेयर्स की सेम वेलोसिटी है यूनिफॉर्म u। कहने का मतलब ये है स्मॉल u वेरी करती है फ्रॉम y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू डेल्टा तक। कैसे? जब y इक्वल टू 0 है तो स्मॉल u भी 0 है। स्मॉल u मतलब पहली उस लेयर की वेलोसिटी जो सरफेस के कांटेक्ट में आई। जब y हमारा डेल्टा के बराबर होता है तो स्मॉल u की वैल्यू कहां तक पहुंच जाती है? कैपिटल U तक, मतलब फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक। अब इसके बाद में y को कितना भी बढ़ाओ स्मॉल u की वैल्यू चेंज नहीं होगी। y आप बढ़ाते जाओ इंफिनिटी तक भी ले जाओगे तो स्मॉल u की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कैपिटल U ही रहेगी। कहने का मतलब ये है y इक्वल्स टू डेल्टा के बाद मैं y को कितना भी बढ़ाऊं स्मॉल u वेरी नहीं करेगा। इसलिए इस इक्वेशन में मैं अगर y की लिमिट इंफिनिटी भी डाल दूं तो भी ये हमें सेम ही रिजल्ट देगी, ये वही रिजल्ट देगी जो ये दे रहा है। जितना वेरिएशन होना था स्मॉल u का वो डेल्टा तक हो चुका। इसके बाद स्मॉल u है वो कांस्टेंट u ही रहेगा, डेल्टा पे भी u है उसके बाद भी u है ना। तो मैं लिमिट चेंज करके इंफिनिटी डाल सकता हूँ, रिजल्ट सेम आएगा दोनों इक्वेशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस जो हम इसे कह रहे थे अभी तक, अब वो ये बन चुकी है। क्या बन चुकी है? जो इंफिनिटी तक हम मैंने लिमिट डाल दी। ठीक है, ये तो पहली चीज समझने की थी। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझनी है, वो क्या होता है बता देते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेना, रिकॉल कर लेना। फ्लूइड मैकेनिक्स में पहले ही पढ़ चुके हैं, कंट्रोल वॉल्यूम के। कंट्रोल वॉल्यूम, देखो कंट्रोल वॉल्यूम समझने से पहले तीन चीजों की डेफिनेशन समझनी है, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। ठीक, सिस्टम क्या होता है? हमें जब भी स्टडी करनी होती है किसी फिजिकल फिनोमेना की, तो हम एक छोटी सी एरिया या वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं और फिर हम हमारी स्टडी उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया या जोन में ही करते हैं, है ना। उसे सिस्टम बोलते हैं। जैसे मैंने ये एरिया सिलेक्ट कर लिया या ये पर्टिकुलर लोकेशन सिलेक्ट कर ली जहां पे मैं स्टडी करूंगा किसी भी फिजिकल फिनोमेना, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? ये वही मेरा सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम के भीतर हम स्टडी करेंगे। इस सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है, जितना भी है, उसको बोलते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग, ठीक है। और सिस्टम से सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली जो इमेजिनरी थिन लेयर है, इसको बोलते हैं बाउंड्री। ये तीन चीजें होती है ना, पढ़ रखा, रिवाइज कर रहा। अब जो सिस्टम है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिस्टम को यही बना देता हूं। एक तो होते हैं क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। दूसरे होते हैं ओपन सिस्टम,
ठीक है, अब देख लेते हैं क्लोज और ओपन सिस्टम क्या है। देखो सबसे पहले क्लोज, क्लोज सिस्टम वैसा सिस्टम है जिसमें मास जो है वो ना अंदर आएगा सिस्टम के, ना सिस्टम के बाहर जाएगा। मास का ट्रांसफर अलाउड नहीं, वो क्या हो गया क्लोज सिस्टम। लेकिन इसमें एनर्जी का ट्रांसफर अंदर आना और बाहर जाना अलाउड होता है। ठीक है, एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये कंटेनर है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है मूवेबल, ये पिस्टन हो गया है ना, इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है। ठीक है, अब इसका मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, यहाँ से हीट प्रोवाइड करता हूँ। तो ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होने से क्या होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। मान लेते हैं थोड़ी देर बाद पिस्टन यहाँ मूव करके आ गया, तो ये क्या होगा भाई, देखो अब ये कंटेनर को अगर मैं एक सिस्टम मानूं तो इस कंटेनर से ना तो एयर अंदर आई ना कोई एयर बाहर गई, मतलब ना तो मास का इनफ्लो हुआ ना मास का आउटफ्लो हुआ, लेकिन एनर्जी यहाँ से अंदर गई, तो एनर्जी का इनफ्लो हो रहा है। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम, जिसमें मास का ना इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो, लेकिन एनर्जी का इनफ्लो और आउटफ्लो हो सकता है। ठीक है, ये सिस्टम फिलहाल हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि जो अगला सिस्टम है वो हो गया ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मास का इनफ्लो और आउटफ्लो भी हो सकता है और एनर्जी का इनफ्लो और आउटफ्लो भी हो सकता है, दोनों चीजें उसमें अलाउड है। ऐसे ही सिस्टम को हम बोलते क्या है, एक और नाम कंट्रोल वॉल्यूम, इसी का दूसरा नाम समझ लो, ये हो गई क्या कंट्रोल। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जब भी हम कोई प्रिंसिपल या फेनोमेना को स्टडी करते हैं तो एक कंट्रोल वॉल्यूम को अज्यूम करते हैं, उस कंट्रोल वॉल्यूम में हम स्टडी करते हैं इसकी, है ना। जो कंट्रोल वॉल्यूम क्या होती है, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें मास का एक्सचेंज इनफ्लो आउटफ्लो प्लस एनर्जी का एक्सचेंज इनफ्लो आउटफ्लो दोनों अलाउड है। ठीक है, दोनों ही जगह कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होता है, लेकिन तरीका अलग अलग है। यहाँ पे तो क्या है, मास चेंज हो ही नहीं रहा, इनफ्लो भी जीरो है आउटफ्लो भी जीरो, तो नेट मास सेम ही रहेगा। यहाँ क्या होगा, इनफ्लो तो होगा आउटफ्लो भी होगा, तो हम क्या कर देंगे, नेट इनफ्लो माइनस नेट आउटफ्लो इक्वल्स टू नेट चेंज। ये कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, जितना अंदर आ रहा है और जितना बाहर जा रहा है उसको मैं उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो चेंज इन मास हो जाएगा, यही कंजर्वेशन ऑफ मास है ना। तो इन दो तरीके से इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है। ज्यादा डिटेल में इसके नहीं जा रहा है, बस हमें ओवरव्यू लेना था, आगे समझेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओपन सिस्टम क्या होता है समझ लेना, ये तो अभी काम का है नहीं फ्लूइड मैकेनिक्स में। ओपन सिस्टम काम का है जिसमें मास का इनफ्लो आउटफ्लो होना, एनर्जी का भी होना, इसी को कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं। और डिटेल में कंट्रोल वॉल्यूम अभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना, बात समझ में आएगी। हम जब डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और मोमेंटम थिकनेस डिराइव कर रहे थे तो एक चीज आती थी उसमें कि कितना मास इनफ्लो कर रहा है, कितना मास आउटफ्लो करेगा, ये सब था ना, जिससे लॉस इन मास पर सेकंड हम निकाल रहे थे, है ना, लॉस इन मास पर सेकंड निकाल रहे थे। और उसी को काउंटरैक्ट करने के लिए प्लेट को कितना मूव करना पड़ेगा, वही हमारी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होगी। ठीक है, तो मास पर सेकंड फ्लोइंग फ्लूइड का निकालना आपको आता है, ये जूम करके चल रहे हैं, है ना। क्या हो गया, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देखो ध्यान से, ये y एक्सिस हो गई, x एक्सिस हो गई, ठीक है, y, इसमें ये मेरी बाउंड्री लेयर बनी होगी कहीं ना कहीं, ये हिस्सा मैंने बाउंड्री लेयर का लिया और इस बाउंड्री लेयर के चारों तरफ मैंने एक कंट्रोल वॉल्यूम अज्यूम की, कंट्रोल जो भी बत रही, ये मेरी कंट्रोल वॉल्यूम है, डैश 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 डॉटेड लाइन से मैं शो कर रहा हूँ कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, इस कंट्रोल वॉल्यूम की
थिकनेस अपनी आ गई डेल्टा एक्स, मैंने मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी हाइट हो गई कैपिटल वाई, क्या हो गई कैपिटल वाई। ये कंट्रोल वॉल्यूम कितनी है, ये कंट्रोल वॉल्यूम है बाउंड्री लेयर के ठीक ऊपर वाली जो लेयर है वहां तक, ठीक है। बाउंड्री लेयर के ऊपर वाली लेयर कौन सी है, तो यू वेलोसिटी से जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, है ना। और इस लेयर तक कंट्रोल वॉल्यूम क्यों ली है, जिससे सारी की सारी बाउंड्री लेयर इसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो बाउंड्री लेयर से थोड़ा ऊपर तक हमने ये माना है कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम के 4 फेस हो गए। ये वाला कौन सा हो गया, लेफ्ट फेस, ये हो गया राइट फेस, ये टॉप फेस हो गया, और ये बॉटम में तो प्लेट लगी हुई है ना। प्लेट क्या है, जिस थिन प्लेट के ऊपर हमने बाउंड्री लेयर की पूरी स्टडी करी थी ना, ये वो प्लेट है नीचे। तो एक्स एक्सिस तो हमारी प्लेट हो गई, और राइट लेफ्ट और टॉप ये 3 फेस हो गए। और ये जो मैंने शेडेड पोर्शन लिखा है, ये आपकी बाउंड्री लेयर का बीच का कोई हिस्सा लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक बाउंड्री लेयर बनी होगी, बीच का हिस्सा होगा। और ये कंट्रोल वॉल्यूम मैंने बना दी। अब इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर हम देखेंगे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, उससे कुछ रिजल्ट्स निकल के आएंगे, उन रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये डायग्राम तो याद रहेगा मेरे ख्याल से, बनाए रखने की जरूरत है नहीं। इससे आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बता दूं कि dt by dy, ध्यान से देखना, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इन बाउंड्री लेयर, ठीक है। बाउंड्री लेयर के भीतर y डायरेक्शन में प्रेशर का वेरिएशन 0 होता है। ये बड़ी अजीब सी बात लगेगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ। मान लो ये बाउंड्री लेयर बनी आपकी, है ना, और ये आपका यूनिफॉर्म फ्लो जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे आपकी बाउंड्री लेयर बन गई, ठीक है। हमारा प्रेशर का वेरिएशन हाइट के हिसाब से होता है, एच रो। जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आता जाऊंगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर का मान बढ़ता जा रहा है, समझ लो। ये नीचे से ऊपर जाते जाएंगे, प्रेशर कम होता जाएगा। तो बाउंड्री लेयर में हम क्या अज्यूम करके चलते हैं, ये जितना बाउंड्री लेयर रीजन का हिस्सा है, वहां पे विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ प्रेशर का वेरिएशन नहीं होगा, लगभग 0 के बराबर होता है। कहने का मतलब बाउंड्री लेयर के ठीक बाहर जितना प्रेशर होगा, उतना ही प्रेशर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। जितना प्रेशर यहाँ होगा, उतना ही प्रेशर यहाँ भी होगा, 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 ठीक है। मतलब मैं अगर अलोंग द वाई एक्सिस बाउंड्री लेयर में ट्रेवल करूंगा, तो ठीक बाहर वाली लेयर का जो प्रेशर है वही बाउंड्री लेयर के भीतर वाई एक्सिस के अलोंग प्रेशर वेरी नहीं करता। सुनने में बात अजीब सी लगेगी, क्योंकि डेप्थ के साथ तो प्रेशर को चेंज करना ही होता है, हमेशा करना होता है ना। अब ये कैसे अज्यूम करते हैं हम कि भाई बाउंड्री लेयर की थिकनेस बहुत कम होती है ना, तो उसके भीतर हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जितना प्रेशर बाहर वाली लेयर का था, उतना ही इस पूरी बाउंड्री लेयर में लग रहा है, यहाँ कोई प्रेशर की वेरिएशन नहीं हो रही। ये तो पहली चीज हो गई, है ना, दिमाग में बैठा दो, ठीक है। दूसरी चीज बैठा लेते हैं, बाउंड्री लेयर फ्लो को पढ़ते समझते वक्त हम ग्रेविटी को इग्नोर करते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इग्नोर हो जाती है। इसका मतलब क्या है इग्नोर करने का, ग्रेविटी तो लग रही सब जगह सबको मालूम, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे डोमिनेट नहीं है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। कहने का मतलब जितने फिनोमेना हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो थिकनेस पढ़ रहे हो या बाउंड्री लेयर के कारण जो शियर रेजिस्टेंस पैदा हुआ है, शियर फोर्स निकालनी हो, ड्रैग निकालना हो, वहां कहीं भी ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल भी आपके हस्तक्षेप नहीं करती, समझ रहे। वहां विस्कस फोर्स डोमिनेट करती है, और सारी जो भी प्रॉपर्टी है वो उसी की वजह से चेंज होती है। तो ग्रेविटी को मैं इग्नोर कर सकता हूँ। मान लेते हैं ओपन चैनल फ्लो हो, या बोयेंसी हो, या फ्री फ्लो हो, फ्री सरफेस फ्लो, वहां पे हमें ग्रेविटी को इग्नोर नहीं किया सकता, वहां कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि वो डोमिनेट करती है। तो बाउंड्री लेयर फ्लो में जो प्रॉपर्टीज हमें जरूरत की है, वहां कहीं भी ग्रेविटी डोमिनेट नहीं करेगी, तो ये इग्नोर हो जाती है ना, इग्नोर। एक तो ये चीज, दूसरी ये चीज दिमाग में बिठा दो पहले, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं। मैंने आपसे बोल दिया कि प्रेशर वाई डायरेक्शन में वेरी नहीं करेगा बाउंड्री लेयर, और जब हम फ्लो ओवर थिन प्लेट पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में जो पढ़ा है हमने, जिसमें बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन देखा था, तब एक बात बताई थी मैंने कि
एक्स डायरेक्शन में प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। क्या बोला था कि एक्स डायरेक्शन में प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। dt बाई डी एक्स हमारा जीरो था, मतलब एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाऊंगा प्रेशर सेम रहेगा हर पॉइंट पे। ठीक है, ये अज्यूम करके हमने थिन प्लेट पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद लास्ट टॉपिक पढ़ा था बाउंड्री लेयर सेपरेशन, है ना। उसमें ये बोला था कि मान लो प्रेशर वेरी कर रहा है तो क्या होगा, dp बाई डी एक्स या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, और जब प्रेशर वेरी करेगा तो बाउंड्री लेयर कैसे कैसे बिहेव करेगी, है ना, ये हमने पढ़ा था। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, वाई डायरेक्शन में तो प्रेशर वेरी करने का, ठीक है। अगर मैं थिन प्लेट की बात करूं तो एक्स डायरेक्शन में भी प्रेशर वेरी नहीं करेगा, पी एक्स में भी वेरी नहीं करेगा जब तक मैं थिन प्लेट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं जनरल बात करूं, फ्लो ओवर थिन प्लेट ना देखते हुए एक जनरल बात करें और ऐसा मान के चलें कि ये प्रेशर चेंज हो सकता है एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में प्रेशर चेंज हो सकता है तो क्या होगा। ठीक है, अब इतनी बातें जो मैंने बता दी ये सिर्फ ध्यान रखने के लिए। अब हम कुछ कंडीशन ड्राइव करने जा रहे हैं, तो उनमें किन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज कि वाई डायरेक्शन में बाउंड्री लेयर में प्रेशर वेरी नहीं करता, एक ग्रेविटी को यहाँ इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि वो बिल्कुल डोमिनेट नहीं कर रही, तो और तीसरी एक्स डायरेक्शन में भी प्रेशर चेंज हो सकता है। ठीक है, नहीं होगा प्रेशर चेंज तो क्या होगा वो हम देखेंगे, लेकिन अभी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि प्रेशर चेंज होगा। अब शुरू कर देते हैं बात। देखो क्या करना है, वही डायग्राम फिर से बना दें, एक्स वाई, ये बाउंड्री लेयर, ये बाउंड्री लेयर, ठीक है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये दूरी जो थी आपकी ये डेल्टा एक्स, यहां से लेके इस पॉइंट तक की दूरी है x, तो टोटल हो गया x प्लस डेल्टा x। आगे बात, अब मैंने आपसे बोला जो प्रेशर बाउंड्री लेयर के ऊपर वाली लेयर में था वही पूरी बाउंड्री लेयर में नीचे तक भी था, क्योंकि वाई डायरेक्शन में वेरी नहीं कर रहा। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, जितना ऊपर है उतना नीचे चेंज नहीं करता। कितना है, मान लेते हैं कि P, ठीक है, ये P प्रेशर इधर से लग रहा होगा, इधर से प्रेशर कितना लगेगा, इधर से लगेगा P प्लस dP बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये कहां से आएगा, ये तो बहुत बेसिक है, पता ही नहीं, टेलर सीरीज का अप्रोक्सीमेशन है। अगर यहाँ P है और मैं डेल्टा एक्स ट्रेवल कर रहा हूँ तो यहाँ पे जाकर प्रेशर कितना होगा, P प्लस डेल P बाई डी एक्स। अब अगर dP बाई डी एक्स जीरो हो गया तो दोनों प्रेशर सेम हो गए। कौन सी कंडीशन आ गई, फ्लैट प्लेट वाली कंडीशन आ गई कि एक्स डायरेक्शन में प्रेशर चेंज नहीं हुआ। dP बाई डी एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जनरल कंडीशन आ गई। फ्लैट प्लेट में ही मान के चल रहे थे कि एक्स डायरेक्शन में प्रेशर चेंज होगा ही नहीं, लेकिन हम इस तरीके से अगर डराइव करेंगे तो हर कंडीशन के लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये दो प्रेशर फोर्सेस आपको देखते हैं। अब इसके बाद इसकी हाइट कितनी थी अपनी, कैपिटल वाई, थिकनेस थी डेल्टा एक्स। इस ये जो थिन प्लेट है इसकी विड्थ अपन कितनी मान के चल रहे हैं, बी, है ना, विड्थ मैंने बी मानी। ये राइट फेस है, ये लेफ्ट फेस है, ये टॉप फेस है। अब मैं पहली लाइन लिखने जा रहा हूं, मास एंटरिंग फ्रॉम लेफ्ट फेस, ये लेफ्ट फेस है, यहां से मास एंटर कर रहा है। मास एंटरिंग फ्रॉम लेफ्ट फेस कितना होगा, ये हम निकालना सीख चुके हैं पिछले वीडियो में जब डिस्प्लेसमेंट टेक्निक निकाले थे। क्या होता है, रो आता है, बी आता है और u को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम जीरो टू कैपिटल वाई डी वाई। कैपिटल वाई का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं कंट्रोल वॉल्यूम कितनी ले रहा हूँ, कैपिटल वाई कर रहा हूँ। ये मेरा आ जाएगा कितना, मास इनकमिंग फ्रॉम लेफ्ट फेस। ठीक है, आगे अब मास आउटगोइंग फ्रॉम राइट फेस कितना है, ये टेलर एक्सपेंशन करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं मास आउटगोइंग फ्रॉम राइट फेस, ये कितना आ गया, लेफ्ट फेस में से जितना एंटर किया वो प्लस जितना चेंज आया एक्स डायरेक्शन में वो, और कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी डेल्टा एक्स।
जैसे प्रेशर का वेरिएशन इस डायरेक्शन में हुआ था वैसे ही मास का वेरिएशन हो गया, टेलर एप्रोक्सीमेशन, कोई बड़ी बात नहीं। इसको निकाल दिया, मास एग्जिटिंग फ्रॉम राइट फेस इज रो बी 0 to y u dy प्लस रो बी डी बाय dx 0 to y u dy और एक डेल्टा x आ गया। ठीक है, अब आप ये देखो, लेफ्ट फेस से कुछ मास एंटर कर रहा है, राइट फेस से कुछ मास बाहर जा रहा है ना। ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी कंजर्वेशन ऑफ मास होगा। लेकिन वो तो बात हो जाती, लेकिन ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाउंड्री लेयर थिकनेस पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम बाउंड्री लेयर के अलोंग चलते हैं तो मास पर सेकंड कम होता जाता है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास पर सेकंड कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ फ्रिक्शन के कारण और विस्कोसिटी के कारण वेलोसिटी कम होती जा रही है। वेलोसिटी अगर कम होती जा रही है तो जितना मास पर सेकंड एंटर कर रहा था उतना मास पर सेकंड आगे नहीं जाएगा, उसकी जो मास पर सेकंड मास फ्लक्स जिसे बोलते हैं वो कम होता जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कम होती जा रही है। ये बात आपको याद रखनी है। अब आप ये सोचो कि यहाँ से कुछ मास घुसा, मान लेते हैं 10 kg पर सेकंड यहाँ से एंटर कर रहा था, अप्रोक्सीमेटली 10 kg पर सेकंड एंटर किया, लेकिन यहाँ से एग्जिट कितना किया? केवल 7 kg पर सेकंड किया। तो रास्ते में 3 kg मास कहाँ चला गया? 3 kg पर सेकंड कहाँ गया? बात समझ आ रही? यहाँ से 10 घुसा, लेकिन बाउंड्री लेयर में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मास पर सेकंड कम होगा, तो यहाँ से कम निकला 7। अब वो 3 कहाँ गया? अब आप बताओ कहाँ गया? 4 फेस है हमारे पास, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। बॉटम में तो फ्लैट प्लेट लगी हुई है, तो जो मास है वो बॉटम से तो कहीं जा नहीं सकता है ना, बॉटम में तो प्लेट आ गई। अब बचा एक फेस, टॉप फेस। तो जो बचा हुआ मास है या तो वो टॉप फेस से आएगा या जाएगा, मतलब या तो टॉप फेस से इनफ्लो हो सकता है, टॉप फेस से इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो। ठीक है, अब आप ये सोचो, एक बार और इस डायग्राम को बना देते हैं, सिर्फ फ्लो समझ। तो यहां से मास एंटर किया कुछ, लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते मास बाहर निकला, वो कम निकला, तो बाकी का मास कहाँ गया? बाकी का मास होता ही है क्योंकि टॉप फेज है, वहां से बाहर निकल जाता है मास। टॉप फेज ये एंटर कौन सा कर रहा है? मास लेफ्ट फेज, बाहर कौन सा निकल रहा है? मास राइट फेज। ठीक है, अब 2 पॉइंट है, टॉप फेज से मास बाहर भी निकल सकता है और अंदर भी आ सकता है। ठीक है, अंदर किस कंडीशन में आएगा? मान लेते हैं कि ऐसी कभी परिस्थिति बनती है, आगे बढ़ते बढ़ते मास फ्लो रेट बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? यहाँ से 10 kg पर सेकंड गुजरा था और यहाँ से बाहर कितना निकला? 15 kg पर सेकंड। तो बाकी का 5 कहाँ से आएगा? टॉप फेज से एंट्री मारेगा कि 10 से आया 10, ऊपर से आया 5, यहाँ से निकल जाएगा 15। आपकी कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। आगे बात समझ में, जितना एंटर किया उतना ही एग्जिट करेगा। दूसरी चीज, जब आगे बढ़ते बढ़ते मास फ्लो रेट कम हो रही है, जैसा कि बाउंड्री लेयर में होता है, यहाँ से 10 जा रहा था, यहाँ से 7 निकला, बचा 3, वो इधर से निकल गया, तो 10 एंट्री करा, 10 एग्जिट हो गया, ये भी कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो जब बाउंड्री लेयर ग्रोइंग है ना, बाउंड्री लेयर की थिकनेस आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ रही है, तो होगा क्या? जब बाउंड्री लेयर ग्रोइंग होगी तो मास पर सेकंड कम होता जाएगा। इस समय ये वाली कंडीशन काम आती है, कौन सी? कि मास टॉप फेज से ऊपर निकले। मान लेते हैं कभी ऐसी परिस्थिति बने कि बाउंड्री लेयर ग्रो करने की जगह डिक्लाइन कर रही है। जब एक्सेलरेटिंग फ्लूइड होता है ना, जिसकी वेलोसिटी लगातार बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, तो कभी कभी बाउंड्री लेयर हमारी डिक्लाइन भी कर जाती है आगे बढ़ने में। उस केस में क्या होगा कि टॉप फेज से मास अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मास फ्लो रेट बढ़ती जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि फ्लो ही एक्सेलरेटिंग है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू वाला फ्लो नहीं है। अब क्या है? एक्सेलरेटिंग फ्लो। एक्सेलरेट करेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो मास फ्लो रेट भी आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगी। उस केस में क्या होगा? यहाँ से 10 एंटर करेगा, निकलेगा 15, तो वो 5 एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा? ऊपर से अंदर। तो
नॉर्मली जो हमारा बाउंड्री लेयर का केस जितना हम पढ़ते हैं वहां तो बाउंड्री लेयर हमेशा ग्रो करती है, जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़ा था, और अगर ग्रो करेगी तो राइट फेस से जितना मास बाहर निकल रहा है वो कम होगा एज कम्पेयर टू लेफ्ट फेस, और कम होगा तो बाकी का मास कहां से बाहर निकलेगा, टॉप फेस से ऊपर। ठीक है, अब लेफ्ट से एंटर करना था इतना, राइट से एग्जिट हो रहा है इतना, टॉप से एग्जिट कितना होगा बता दो, टॉप से एग्जिट कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस, जैसे कि 10 और 7, 10 में 7 गए 3 बचे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालेंगे, ये माइनस डिफरेंस निकाला लेफ्ट वाला माइनस राइट, इन दोनों को डिफरेंस निकालो तो क्या आएगा, ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, दिख रहा है, ये वाला टर्म बचा, कितना बचा, माइनस रो बी 0 to y d by dx, डिफरेंशिएशन में u dy डॉट इसके बाहर डेल्टा x, ये आपका टॉप फेस से कितना मास एग्जिट करेगा। आगे बात सुनिए, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हमें ये समझना है, जब मास इतना है, मास पर सेकंड तीनों फेस का हमें पता चल चुका है, तो इन तीनों फेस से मोमेंटम पर सेकंड कितना होगा, क्या मोमेंटम पर सेकंड कितना होगा। मोमेंटम पर सेकंड के लिए क्या किया था, मोमेंटम थिकनेस निकाली थी, तो मास पर सेकंड में हम वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर देते थे, तो मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम बन जाता था, तो मोमेंटम पर सेकंड मिल जाता था। लेफ्ट फेस से मोमेंटम पर सेकंड कितना आएगा, उसको मैं एम पी एल से रिप्रेजेंट करता हूं, एम पी एल है ना, एम पी एल कितना आ जाएगा आपका, रो बी, एक और वेलोसिटी का टर्म आ गया, यू स्क्वायर बन गया डी वाई, कोई दिक्कत नहीं। राइट फेस से कितना आएगा, इसको करेंगे एम पी आर से रिप्रेजेंट है ना, पी यहां मोमेंटम को दिखा रहा है, एल आर और पी जो है वो लेफ्ट फेस राइट और टॉप को दिखाएंगे। ये कितना हो जाएगा आपका, रो बी 0 to y u स्क्वायर डी वाई, ठीक है, प्लस रो बी डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे हटा देते हैं, इसमें प्लस करके नीचे लिखना, प्लस रो बी डी बाई डी एक्स 0 to y u स्क्वायर डी वाई डॉट डेल्टा एक्स को क्या लिखा है, और टॉप सरफेस से जो मोमेंटम बाहर निकलेगा वो हो गया एम पी टी। अब टॉप फेस से कितना मोमेंटम फ्लक्स बाहर जा रहा है ना, लेफ्ट और राइट से देखिएगा तो कितना जाएगा, मास पर सेकंड जितना टॉप फेस से जा रहा है मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, वो लिख देते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसको, एम पी टी है ना, ये बराबर हो गया आपका माइनस रो बी डी बाई डी एक्स 0 to y u dy डॉट डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी, कैपिटल यू है ना। ये बस देखने वाली बात है कि लेफ्ट फेस और राइट फेस से तो हम स्मॉल यू ले रहे थे और वो 0 to y में वेरी कर रही थी, लेकिन टॉप फेस के ऊपर जब फ्लो निकल जाएगा, टॉप फेस के बाहर जो फ्लो निकलेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फ्री स्टीम वेलोसिटी के बराबर होगी। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी क्या लेगी, फ्री स्टीम वेलोसिटी कैपिटल यू, तो ये हमारे मोमेंटम आ गए, ठीक है, तीनों फेसेस से। अब पॉइंट क्या है, अब पॉइंट ये है कि ये कैपिटल यू क्या है। अब ध्यान से सुनना, इसके पहले वाले वीडियो में जब हम डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस, काइनेटिक एनर्जी थिकनेस का डेरिवेशन कर रहे थे उनकी इक्वेशंस का, तो हमने ये अज्यूम किया था कि जो फ्लैट प्लेट है उसमें x डायरेक्शन में प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, मतलब अलोंग द लेंथ ऑफ प्लेट प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ये बात बोली थी मैंने, ठीक है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा अलोंग द लेंथ ऑफ प्लेट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रेशर वेरी कर रहा है ना, ये प्रेशर वेरी कर रहा है, इस साइड लग रहा है प्रेशर P और इस साइड क्या लग रहा है प्रेशर P प्लस dP बाई dx इंटू डेल्टा एक्स। ये मैंने बताया था आपको, जैसे जैसे मैं x की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूँ प्रेशर चेंज हो रहा है, बढ़ सकता है या घट सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर x में जाते वक्त P चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी,
बात समझ में आ रही है? देखो डेटम तो सेम है, अगर प्रेशर चेंज होगा तो वेलोसिटी को भी चेंज होना पड़ेगा बर्नौली इक्वेशन को मेंटेन रखने के लिए, है ना। तीनों हेड, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डेटम हेड का सम कांस्टेंट होता है। डेटम तो कांस्टेंट हो गया, अगर प्रेशर को मैं वेरी करूंगा तो वेलोसिटी को वेरी होना पड़ेगा। प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी कम हो, प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, है ना। तो ये चीज हमने एक और बार पढ़ ली थी, कब? बाउंड्री लेयर फ्लो में, जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो बाउंड्री लेयर सेपरेशन नाम का एक टॉपिक था कि कर्व सरफेस पे जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता तो वेलोसिटी वेरी करती है ना। तो वही वाली बात हो गई कि अब जो ये u है ये x के साथ वेरी करेगा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मेरा x चेंज होगा वैसे वैसे u भी चेंज होगा। तो जो u है ना वो फंक्शन ऑफ x बन गया मेरा, क्या बन गया? फंक्शन ऑफ x। x की डायरेक्शन में u कांस्टेंट नहीं है, पहली चीज। लेकिन दूसरी चीज, y डायरेक्शन में ये u कांस्टेंट है, y डायरेक्शन में ये u कांस्टेंट है। ये आपकी बाउंड्री लेयर है, इस पॉइंट पे ऊपर बढ़ते 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 मैं यहां तक आऊंगा तो वेलोसिटी बढ़ी, यहाँ वेलोसिटी बढ़ गई u हो गई, और ऊपर में इंफिनिटी तक भी अगर चला जाऊं तो वेलोसिटी इसकी u ही रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है वो y डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही, लेकिन x डायरेक्शन में चेंज हो रही है, इस असम्पशन के हिसाब से कि प्रेशर x डायरेक्शन में चेंज होगा। अब इस बात का मतलब से लिखना सा है, जब मैं आगे डेरिवेशन करूंगा तो ये u जो है ये इंटीग्रेशन के अंदर और बाहर में फ्रीली ले सकता हूं, क्योंकि u एक कांस्टेंट हो गया y के रिस्पेक्ट में। हमारे डेरिवेशन में जितने भी इंटीग्रेशन हो रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू y हो रहे हैं, dy dy, ठीक है। और y के रिस्पेक्ट में तो u क्या है? कैपिटल U कांस्टेंट। तो ये इंटीग्रेशन के बाहर लिया जा सकता है, इंटीग्रेशन के अंदर किया जा सकता है अपनी सुविधा के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है मैथमेटिकली। लेकिन डिफरेंशिएशन जो हो रहा है वो हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, dy dx dy dx dy dx। तो जो dy dx के अंदर अगर कैपिटल U होगा जिसको मैं बाहर नहीं ले पाऊंगा कांस्टेंट मान के, क्यों? क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट नहीं है, x के साथ ये चेंज हो रहा है। ये बात ध्यान में रखनी है कि कैपिटल U x के साथ वेरी करेगा, कांस्टेंट नहीं है, लेकिन y के रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या है, ये आपको मोमेंटम मिल गए, ठीक है। फोर्स कितनी लगनी है ये हमें मालूम है, प्रेशर फोर्स लगेगी और शियर स्ट्रेस लगेगी, वो भी देख लेंगे अभी, है ना। और तो हम न्यूटन सेकंड तो लगा सकते हैं हम यहाँ पे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर हो जाएगा नेट फोर्स के। ये सब क्या है? मोमेंटम फ्लक्स। इन तीनों का मैं समेशन कर दूंगा, इन तीनों का अगर मैं समेशन कर दूंगा तो मुझे नेट मोमेंटम फ्लक्स मिल जाएगा या मोमेंटम पर सेकंड मिल जाएगा नेट। ये बराबर किसके होना चाहिए? टोटल फोर्स के, ये न्यूटन सेकंड लॉ कहता है। तो टोटल फोर्स लिखेंगे हम एक साइड लिखेंगे नेट मोमेंटम फ्लक्स। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, फिर देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है, ठीक है। ठीक है, अब ये तीनों मोमेंटम फ्लक्स मिल गए हैं। अब हम देखेंगे कि कंट्रोल वॉल्यूम में टोटल फोर्सेस कितनी लग रही है। हमारी कंट्रोल वॉल्यूम में क्या है? टोटल फोर्सेस कितनी लग रही है। फिर वो जो नेट फोर्स का समेशन है वो बराबर होगा किसके? नेट चेंज इन मोमेंटम फ्लक्स। ये कहां से पता चलता है हमें? न्यूटन सेकंड लॉ से। इन दोनों को जब मैं इक्वेट कर दूंगा तो फिर देखेंगे आगे क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कंट्रोल वॉल्यूम में फोर्सेस कितनी लग रही है। निकाल लो, आप सबसे पहले देख लो कंट्रोल वॉल्यूम का डायग्राम एक बार, क्या कह रहा था। ये x डायरेक्शन थी, ये y डायरेक्शन थी। ये मैंने कंट्रोल वॉल्यूम इस तरीके से कुछ बनाई थी, है ना। और ये इसमें बाउंड्री लेयर थी, ऐसे। ये शेडेड पोर्शन है, बाउंड्री लेयर पोर्शन है। लेफ्ट फेस, राइट फेस, टॉप फेस। ये बॉटम फेस में क्या है? एक प्लेट रखी हुई है, ठीक है। अब इसकी थिकनेस थी डेल्टा एक्स, मालूम है। ये हाइट थी y। और प्लेट की जो विड्थ है, विड्थ है ना, वो कितनी है? विड्थ इक्वल्स टू b। अब इसमें कितनी फोर्सेस लगेगी? मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो की शुरुआत में कि ग्रेविटी फोर्स जो है उसे हम इग्नोर करेंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो डोमिनेट नहीं करती। अब ग्रेविटी फोर्स को इग्नोर करने के बाद कितनी फोर्सेस बची? एक तो इस फेस पे मैंने बोला था आपको प्रेशर लग रहा है, इस प्रेशर पी के कारण कुछ फोर्स लग रही होगी। इस फेस पे एक और प्रेशर लग रहा है, क्या? P प्लस dp बाई dx इंटू डेल्टा एक्स, है ना। इसके कारण एक फोर्स लग रही होगी उधर से साइड कंट्रोल वॉल्यूम में। और जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ रहा होगा तो इस प्लेट के कारण इस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस लग रही होगी। फ्लो अगर आगे जा रहा है तो प्लेट पीछे की तरफ शियर स्ट्रेस लगाएगी, सीधी सी बात है।
कितनी फोर्सेस लग रही हैं, इनका कैसे कैसे निकालेंगे कैलकुलेशन मैग्नीट्यूड। जैसे कि पहली फोर्स हो गई आपकी P मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया कितना है जिसपे ये P एक्ट कर रहा है, ये वर्टिकल डिस्टेंस y और थिकनेस विड्थ ऑफ प्लेट b, तो P इंटू वाई, ये एक फोर्स हो गई। एक वो लग रही है माइनस P प्लस dP बाई dx डेल्टा x इंटू वाई क्रॉस b, है ना। इस डायरेक्शन में P और इस डायरेक्शन में B, और इसी डायरेक्शन में अगेंस्ट द फ्लो डायरेक्शन में ये हमारी शियर स्ट्रेस लग रही है। फ्लो इस डायरेक्शन में है तो फ्लोइंग फ्लूइड पे जो प्लेट शियर स्ट्रेस लगाएगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। कितनी होगी वो शियर स्ट्रेस, टाउ नॉट। इस शियर स्ट्रेस के कारण फोर्स कितनी लगेगी, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया फोर्स हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है। एरिया कितना, ये डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय बी। आगे बात समझ क्या हुआ, ये एक प्रेशर फोर्स इस फेस पे लगी, ये रही, एक प्रेशर फोर्स इस फेस पे लगी, ये रही, एक शियर स्ट्रेस बॉटम वाले फेस पे लगी, ये रही। शियर स्ट्रेस के कारण शियर फोर्स हो गई, ये शियर फोर्स आ गई, डाउन और शियर स्ट्रेस। तो ये हमारी नेट फोर्स आ गई जो कंट्रोल वॉल्यूम में लग रही है, ठीक है। और ये हमारे कौन से आ गए, 3 मोमेंटम पर सेकंड आ गए। मोमेंटम पर सेकंड का मतलब क्या हो गया, देखो मास पर सेकंड हमारे पास थे, उसमें वेलोसिटी का मल्टीप्लाई किया तो मोमेंटम पर सेकंड आ गया, मतलब मोमेंटम पर यूनिट टाइम चेंज इन मोमेंटम आ गया एक तरीके से। और इन तीनों का मैं समेशन कर दूंगा तो नेट चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, वो बराबर आएगी हो जाएगा नेट फोर्स के। ये हमें कैसे पता है, ये न्यूटन सेकंड लॉ की वजह से मालूम है। तो ये दोनों क्वांटिटी निकल, इन तीनों को सम कर देंगे, मोमेंटम का नेट आ जाएगा, ये फोर्स का नेट आ चुका है। इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा बाय न्यूटन सेकंड लॉ को, ठीक है। फिर क्या होगा वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ देखो ये क्या लिखी है हमने, फोर्सेस जैसी बात करी थी, P वाई भी ये माइनस, और जो मोमेंटम फ्लक्स है या मोमेंटम पर सेकंड है उसमें हम क्या साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं कि इनफ्लो को ले रहा हूं मैं नेगेटिव, क्या कर रहा हूँ इनफ्लो को ले रहा हूँ नेगेटिव और आउटफ्लो को ले रहा हूँ पॉजिटिव। आप चाहो तो अलग ले सकते हो जैसी आपकी मन। इनफ्लो को नेगेटिव मतलब लेफ्ट फेस से जो एंटर कर रहा है एम्पियर जो वो नेगेटिव लेना है, एम्पियर को पॉजिटिव, मतलब जैसा है वैसा के साइन चेंज नहीं करने की जरूरत है, और एमपीटी को जैसा है वैसा के साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। वहां पे हमने जो तीनों निकाले थे वो अभी जो इसके पहले वो तीनों जिस साइन में थे वो पॉजिटिव ही ले रहे थे। अब हम बस क्या करेंगे कि इन फ्लो को नेगेटिव ले लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, ये आपकी नेट फोर्स है, ये है नेट चेंज इन मोमेंटम। अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा पी वाई भी माइनस पी वाई भी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ में आ पा रहा होगा। बचेगा कितना, माइनस डी पी बाई डी एक्स डेल्टा एक्स वाई और माइनस टाउ नॉट बी डेल्टा एक्स, ये तो डेल्टा एक्स के कारण आता है इक्वल्स। ये क्या था, लेफ्ट से एंटर करने वाला मोमेंटम रो बी 0 to y u स्क्वायर dy, ठीक है। राइट से एग्जिट करने वाला क्या था, रो भी तो कॉमन आ गया, यही था 0 to y u स्क्वायर dy प्लस b बाई डी एक्स 0 to y u स्क्वायर dy, ठीक है। और टॉप फेस से निकलने वाला मोमेंटम कितना था, माइनस आ गया था वहां पे, याद कर लो। रो भी तो आ गए थे, एक कैपिटल यू था वो बाहर आ गया था, है ना। और डी बाई डी एक्स 0 to y u dy, इतनी कहानी बन गई। देख लो इक्वेशन आराम से, घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब एक और चीज थी इसमें, डी डेल्टा एक्स वाला टर्म भी आएगा और डेल्टा एक्स वाला टर्म इसमें भी आएगा। जो टेलर एक्सपेंशन से लिए थे वो डेल्टा एक्स वाले टर्म आने हैं। अब ठीक है भाई। अब ये वाले ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, समझते जाओ। नीचे और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, माइनस डी बी बाई डी एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स वाई डी माइनस टाउ नॉट डी डेल्टा एक्स, ठीक है, इक्वल्स। देखो अब ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल आउट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बचा ये वाला टर्म, कितना बचा, डी बाई डी एक्स 0 to y u स्क्वायर dy, ठीक है,
बाहर क्या था, रो और बी, वो आ गए रो और बी। एक और टर्म क्या था, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन के बाहर है डेल्टा एक्स माइनस यू रो और बी आ गए और टी बाई डी एक्स आ गया 0 to y u dy एक डेल्टा एक्स आ गया। ठीक है, आ गए यहाँ तक। अब आप ये देखो सभी टर्म्स में डेल्टा एक्स और बी कॉमन आ रहा है, डेल्टा एक्स बी डेल्टा एक्स बी डेल्टा एक्स बी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सब के सब, है ना। तो बचेगा क्या, माइनस डी पी बाई डी एक्स इंटू वाई, एक चीज माइनस टाउ नॉट, ठीक है, इक्वल्स रो डी बाई डी एक्स 0 to y u स्क्वायर डी वाई, ठीक है, माइनस कैपिटल यू रो डी और डेल्टा कैंसिल होगा डी बाई डी एक्स 0 to y u डी वाई। ये हमारी इक्वेशन बन गई, ध्यान से देख लो इसको, है ना। नेट फोर्स इक्वल टू नेट चेंज मोमेंटम, सेकंड लॉ न्यूटन लगाने के बाद ये इक्वेशन बनी। इसे मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ, इसको मेमोराइज कर लो या इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि आगे हम इसे रिकॉल करेंगे एक जगह और फिर इससे एक नया रिजल्ट डराइव होता है। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी बात हो गई। इसके बाद क्या होगा समझ लेते हैं। इसके बाद ऐसा है कि बाउंड्री लेयर के ठीक बाहर की जो लेयर है ना, बाउंड्री लेयर के अगर मैं बाहर निकलूं तो वहां पे बर्नौली इक्वेशन लग सकती है। देखो बर्नौली इक्वेशन आई है यूलर इक्वेशन से, बाउंड्री लेयर के बाहर तो यूलर इक्वेशन एप्लीकेबल है। बर्नौली इक्वेशन क्या कह रही है देख लेते हैं। बाउंड्री लेयर के बाहर बर्नौली लगा दी, पी बाय रो जी प्लस यू स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। ये पी कौन सा प्रेशर है, बाउंड्री लेयर के ठीक बाहर वाली लेयर का जो प्रेशर है पी, लेकिन बाउंड्री लेयर की ठीक बाहर वाली लेयर में जो प्रेशर है वही प्रेशर बाउंड्री लेयर में भी है। ये मैंने शुरुआत में बता दिया था, क्योंकि चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू y हम मान के चल रहे हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो ये वही प्रेशर है जो पूरे फेस पे लग रहा है। ठीक, ये भी वही प्रेशर है, ये आपके अभी प्रेशर या ये आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि सेम डेटा में टू साइड अपन ने लिया है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। 1 बाय रो जी कांस्टेंट आ गया बाहर, p का गया तो dp बाय dx विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट प्लस 1 बाय 2 जी कांस्टेंट आ गया बाहर, इसका गया तो 2 टाइम्स कैपिटल U और du बाय dx इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वहां जाएगा 1 बाय रो जी dp बाय dx, ये 2 से 2 कैंसिल होगा इक्वल टू माइनस u बाय g du बाय dx, ये g से g कैंसिल हो गए, देखो ये g dp बाय dx की वैल्यू क्या है, dp बाय dx हमारा आ गया है, ये रो ऊपर जाएगा माइनस रो u du बाय dx। ये देख लो सबसे पहले, एक तो मैंने ये रिजल्ट बना दिया क्या, dp बाय dx इक्वल्स टू माइनस रो u du बाय dx, यहाँ से आया। तो इस dp बाय dx को मैं पुट कर सकता हूँ क्या, माइनस रो u du बाय dx। ठीक है, ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज dy फ्रॉम 0 टू कैपिटल Y, इंटीग्रेशन dy बस 0 टू कैपिटल Y, एक I के बराबर होगा, ये बराबर होगा कैपिटल Y के बराबर, सीधी सी बात। ये जो Y दिख रहा है यहाँ पे मैं इसे पुट कर सकता हूँ क्या, इंटीग्रल 0 टू y dy, कोई दिक्कत नहीं है। और dp बाई dx से वहां क्या पुट कर सकता हूँ, ये माइनस रो u du बाई dx कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर देते हैं, ये दोनों वैल्यू y और dp बाई dx, y और dp बाई dx यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होती है इक्वेशन। इक्वेशन में कुछ चेंजेस आएंगे, देख लेते हैं क्या आएंगे। ठीक है, माइनस dp बाई dx के लिए वो रखा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, रो u du बाय dx। y क्या है, इंटीग्रल 0 टू y dy, ठीक है, माइनस टाउ नॉट।
तो ये सब कुछ वैसा का वैसे, ये सब कुछ कैसे आ गया, इक्वल टू रो डी बाई डी एक्स 0 to y u square dy माइनस डी बाई डी एक्स 0 to y u dy। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन अब यहाँ तक आ गई। अब रो टर्म से डिवाइड कर देता हूँ, ध्यान से देखते जाओ, कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, कॉन्सेप्ट था वो तो पूरा हो चुका है। अब देखो रो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सारी इक्वेशन को रो से डिवाइड कर दिया तो ये रो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसके नीचे एक रो आ जाएगा, ये रो कैंसिल हो जाएगा और ये रो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये हमारी इक्वेशन हमारी, ठीक है। अब फिर से मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, वो देखना वो क्या है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम, इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दो। अब हम क्या कर रहे हैं वो देखेंगे, u 0 to y u dy, कैपिटल यू इसमें, ये एक फंक्शन है, कैपिटल यू मल्टीप्लाइड बाय 0 to y स्मॉल u dy, ठीक है। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएट t, ये पूरा फंक्शन y dx। तो कैसे करो, ठीक है। ये हम कैसे करेंगे, यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है, एक तो फंक्शन हो गया u और एक फंक्शन हो गया, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, पहले हम u को कांस्टेंट रख लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स, है ना, 0 to y u dy, ठीक है, प्लस पहले फंक्शन को रोक लेते हैं, दूसरे को रोक लेते हैं, पहले को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, पहले लेते हैं du बाई डी एक्स और इसको एज इट इज लिख देंगे क्या, 0 to y u dy, ठीक है। अब देखो आप, मैं इस वाले टर्म को यहां ले आता हूं तो क्या आएगा, d बाई डी एक्स u 0 to y u dy, ठीक है, वो टर्म आ गया यहाँ, माइनस du बाई डी एक्स 0 to y u dy, ठीक है। ये टाइप इक्वल हो गया u d बाई डी एक्स 0 to y u d। अरे बस इसको उठा के यहाँ माइनस कर दिया, ये अब देखो ये टर्म, ये क्या है, u d बाई डी, यहाँ पे लिखा है u d बाई डी 0 to y u dy। तो इस टर्म की मैंने एक वैल्यू निकाल ली, ये नहीं, तो यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा क्या, ये जो टर्म है इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया आपको कैसे आता है। हमने जो किया है प्रोडक्ट रूल का रिवर्स यूज किया है ना, एक ऐसा फंक्शन है इसको प्रोडक्ट रूल लगाते तो ये आता, उससे रिवर्स गए तो ये आ गया, है ना, रिवर्स में गए तो ये आ गया, क्या आ गया, इस टर्म की हमें नई वैल्यू मिल गई है, इसको उठा के यहाँ पुट करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी ये इक्वेशन है ये चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी देख लेते हैं, ऐसे चेंज होगी भाई, रब कर देता हूँ, कर देता हूँ, और इसको भी रब कर देते हैं, इसकी जगह उठाते हैं और ये रख देते हैं, क्या रख देते हैं, ये रख दो d बाई डी एक्स u 0 to y u dy, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस du बाई डी एक्स 0 to y u dy, ठीक है। ये हमारी नई इक्वेशन हमने बना दी, हटा देते हैं। अब क्या होगा, अब ये du बाई डी एक्स और du बाई डी एक्स के दो टर्म मिल रहे हैं, तो d बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स के दो टर्म मिल रहे हैं, इनको एक साइड ले जाते हैं, तो du बाई डी एक्स के टर्म को मैं लग रहा हूँ, तो u
डी यू बाई डी एक्स जो पहले से था 0 to y dy, यहाँ पे माइनस हुआ, माइनस डी यू बाई डी एक्स 0 to y u dy। ठीक है, ये बन गए, और ये माइनस टाउ नॉट बाय रो तो है इक्वल टू, ये दोनों टर्म एक साइड देखें अपने फॉर्म से, डी बाई डी एक्स 0 to y u स्क्वायर dy माइनस डी बाई डी एक्स u 0 to y u dy। ठीक है, अब क्या करना, ये डी यू बाई डी एक्स कॉमन आ गया है ना, और आपका u को भी इसके अंदर में ले जाएंगे अपन। ठीक है, देखो डी यू बाई डी एक्स कॉमन लेके क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये u को मैं इंटीग्रेशन के अंदर ले जा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, 0 to y कैपिटल U माइनस स्मॉल u dy। ये दोनों इक्वेशन इतने में से पढ़ते हैं, इसको नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी ना, ज्यादा वक्त होगा। कैसे कर दिया, डी यू बाई डी एक्स के सारे डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन के अंदर जा सकता है, ये u क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर निकाला था अंदर भी जा सकता है, क्या बात हो, 0 to y कैपिटल U माइनस स्मॉल u ब्रैकेट इतना बन गया। ठीक है, ठीक है, अब माइनस टाउ नॉट बाय, ठीक है, इक्वल। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें भी वही कर रहे हैं, a का डिफरेंशिएशन माइनस b का डिफरेंशिएशन है, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ a माइनस b हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, होता है ये ऐसे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो ये कैपिटल माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 to y u स्क्वायर माइनस कैपिटल U इंटू स्मॉल u dy। ठीक है, ये देखो आप, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया, अब टाउ नॉट को उधर ले जाते हैं, उनको इधर ले जाते हैं। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स 0 to y कैपिटल U माइनस स्मॉल u dy माइनस डी बाई डी एक्स 0 to y u स्क्वायर माइनस कैपिटल U स्मॉल u dy इक्वल्स टू टाउ नॉट बाय रो। ये बन रही इक्वेशन, देखते जाओ, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ रीअरेंजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम रीअरेंजमेंट्स कर रहे हैं, और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं कर रहा है, सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है। दिखने में इक्वेशन बड़ी खतरनाक दिख रही होगी, लेकिन है बड़ी सिंपल। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इस माइनस साइन को चेंज कर देते हैं, रीअरेंजमेंट एक और देख लो आप, डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, 0 to y कैपिटल U माइनस स्मॉल u dy, माइनस को मैंने किया प्लस, ऐसे इनको चेंज कर देंगे, डी बाई डी एक्स। ठीक है, और 0 to y u स्मॉल u माइनस u स्क्वायर dy इक्वल्स टू टाउ नॉट बाय। ये देखो माइनस से प्लस कैसे किया समझ लो, इन दोनों के अंदर चेंज किया, माइनस आया, बाहर निकाल के मल्टीप्लाई किया, प्लस। ठीक है, और बढ़िया। अब क्या होगा इसके बाद, इसके बाद वही ये होगा, इसके बाद क्या होगा, देखते जाओ बस आप, u बाई डी एक्स, इसमें से मैंने कैपिटल U कॉमन ले लिया, कैपिटल U कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1 माइनस u बाय डी वाई प्लस डी बाय डी एक्स। इसमें से क्या किया, कैपिटल U स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, कैपिटल U स्क्वायर, तो बचेगा क्या, स्मॉल u माइनस कैपिटल U माइनस स्मॉल u स्क्वायर माइनस कैपिटल U स्क्वायर। देख लेना मल्टीप्लाई करके, अंदर मल्टीप्लाई होगा, u से u कैंसिल होगा, u भी बचेगा, इधर जाएगा।
ये हो गया dy इक्वल टाउ नॉट बाय रो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, है ना, तो कैपिटल U du बाय dx 0 to y 1 माइनस स्मॉल u माइनस कैपिटल U dy प्लस d बाय dx, ये मैंने बाहर लिया इंटीग्रेशन के u स्क्वायर, डिफरेंशिएशन के बाद नहीं लिया है, 0 to y, इसमें से u बाय कैपिटल U एक बार और कॉमन लिया तो बचा 1 माइनस स्मॉल u बाय कैपिटल U, इसमें से एक u बाय u कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस dy इक्वल्स टू टाउ नॉट बाय रो। अब जैसे मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि अगर मैं इस इंटीग्रल की लिमिट 0 टू y की जगह 0 टू इंफिनिटी कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि y के बाद में कितना भी बढ़ाता जाऊं u की वैल्यू कैपिटल U के बाद कांस्टेंट हो चुकी है, वो चेंज नहीं होगी, है ना। तो इसकी जो लिमिट्स हैं वो मैं चेंज कर सकता हूँ, कितनी कर सकता हूँ, इंफिनिटी तक कर सकता हूँ, अभी बात हो गई थी अपनी। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो हिस्सा है ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के बराबर है और ये जो हिस्सा है ये मोमेंटम थिकनेस के बराबर है। मोमेंटम थिकनेस और डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की इक्वेशन पिछले वीडियो में ड्राइव हो गई थी, है ना। तो अब मैं उनका बस लिख देता हूँ u d, सॉरी ये कैपिटल U चला रहा है, u बाय dx, तो ये क्या है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डेल्टा स्टार प्लस d u स्क्वायर बाय dx, तो ये क्या है मोमेंटम थिकनेस थीटा इक्वल्स टाउ नॉट बाय रो। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई भैया। इसी के लिए ये पूरा वीडियो बना था, इसी के लिए पूरी जद्दोजहद चल रही थी। ये इक्वेशन कहलाती है वॉन कारमन इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, वॉन कारमन इंटीग्रल इक्वेशन। ये आ गई आपकी पूरी कहानी बन के, ठीक है। अब इसके बाद ये इक्वेशन क्यों निकाली है और इस इक्वेशन के क्या फायदे हैं इस कॉन्सेप्ट में, वो समझेंगे आगे। मेन तो ये टाउ नॉट के लिए निकाली गई है ना, शेयर स्ट्रेस निकालना ही हमारा काम है, शेयर स्ट्रेस निकालेंगे। ये कितनी ड्रैग फोर्स लगा रहा है प्लेट पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो निकालेंगे। ड्रैग और नाम की चीज स्टार्ट जाएगी। नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे उसमें सिर्फ ड्रैग की बात होगी, है ना, कि लेमिनार बाउंड्री लेयर से कितना ड्रैग लगता है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर जब पहुंच जाते हैं तो ड्रैग कैसे चेंज होता है, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग क्या होता है ना, वो सब यहीं से निकलेंगे धीरे धीरे। तो फिलहाल हम ये समझ जाते हैं शियर स्ट्रेस की इक्वेशन निकाल ली हमने और ये ऐसी कुछ इक्वेशन बनी। और एक गलती है मेरी, ये कैपिटल U है क्योंकि मैंने कैपिटल U स्क्वायर कॉमन लिया था, कैपिटल U है, स्मॉल u नहीं, गड़बड़ मत कर देना ऐसी कोई छोटी मोटी, ठीक है। बाकी छोटी और हो सकता है कुछ लिखने में गड़बड़ नहीं हो, बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में। ये हो गई बात, ये आपकी वॉन कारमन इक्वेशन बन गई, है ना। लेकिन अब मैं इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन और बताऊंगा। क्या बताऊंगा? सिंप्लीफाइड वर्जन। कैसे? देखो अभी हमने ये कंसीडर किया है कि x डायरेक्शन में जब मैं जा रहा हूं तो प्रेशर चेंज हो रहा है। पहले P लगाता, फिर P प्लस dp/dx इनटू डेल्टा x लगाता, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ जैसे फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि फ्लो ओवर थिन प्लेट, थिन फ्लैट प्लेट जब हम कंसीडर कर रहे थे तो x डायरेक्शन में जाते वक्त हमारा प्रेशर चेंज नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था ना। तो प्रेशर चेंज अगर नहीं होगा तो ये वॉन कारमन इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अभी तो प्रेशर चेंज हो रहा है तो ऐसी बन गई, है ना। तो ये जनरल कंडीशन बन गई, कहीं भी लगा सकते हो आप इसको। ये लेमिनार बाउंड्री लेयर पे भी लग जाएगी, ट्रांजिएंट बाउंड्री लेयर पे भी लग जाएगी, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर पे भी लग जाएगी, फ्लैट प्लेट, नॉन फ्लैट प्लेट पे भी लग जाएगी। अब सिर्फ फ्लैट प्लेट की बात करूं मैं जिसमें x डायरेक्शन में प्रेशर चेंज नहीं होता, तो वहां क्या होगा भाई? वहां मैं आपको बताता हूँ। वहां ये होगा तो क्या शुरू से पूरा डराइव करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। जो इक्वेशन 1 हमने बनाई थी ना, मैंने बोला था उसे रिकॉल करना पड़ेगा। अब उसका टाइम आ गया है, हम उसको रिकॉल करते हैं। इक्वेशन 1, तो ये हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। और ये हमने इस इक्वेशन 1 की मदद से मेहनत करके वॉन कारमन इंटीग्रल इक्वेशन निकाली है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये वॉन कारमन इंटीग्रल इक्वेशन तब वैलिड है
मतलब सब जगह ये वैलिड है, लेकिन इसको हमने क्या मान के डराइव किया है कि एक्स डायरेक्शन में चलते वक्त प्रेशर चेंज हो रहा है। लेकिन पिछले वीडियो में जब हम बाउंड्री लेयर फ्लो के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो हमने ये अज्यूम किया था कि एक्स डायरेक्शन में प्रेशर चेंज वो है 0, ठीक है। तो उस अज्यूम्ड कंडीशन के लिए मैं वॉन कार्बन इक्वेशन एक बार और डराइव करता हूँ। तो क्या होगा उसमें, क्या होगा जो प्रेशर चेंज के कारण जो फोर्स आ रही है वो आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि जो लेफ्ट फेस पे प्रेशर लग रहा है और राइट फेस पे प्रेशर लग रहा है वो बराबर आ रहा है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा। तो ये वाला टर्म जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारी अब ये वाला टर्म हटने के बाद कितनी बची, इतनी। अब इतनी सी इक्वेशन को सॉल्व करना है, इतनी सी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगी, ये तो 0 हो गया, ये माइनस का साइन है, इसको प्लस करने के लिए क्या कर देता हूँ, ये टाउ नॉट बचा, इधर से ये रो कॉमन आ गए, दोनों रो नीचे आ गए, ठीक है। माइनस प्लस जाएंगे तो इसको कर देता हूँ कैपिटल U डी बाई डी एक्स 0 to y u dy है ना, और माइनस डी बाई डी एक्स 0 to y u स्क्वायर dy। समझ में आ गई बात, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, माइनस इधर ले लिया, ये माइनस उधर मल्टीप्लाई किया, बस और कुछ नहीं किया, और रो को नीचे किया, ठीक है। अब कुछ नहीं, ये कैपिटल U अंदर जा सकता है इंटीग्रेशन के, बिल्कुल जा सकता है, जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको अंदर ले गया तो डी बाई डी एक्स अंदर गया 0 to y u कैपिटल U स्मॉल u और माइनस u स्क्वायर डी वाई, नीचे वाले को अब करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप देख लो टाउ नॉट वैल्यू इक्वल टू, इसमें से मैंने क्या किया, कैपिटल U स्क्वायर कॉमन लिया, d by dx 0 to y कैपिटल U स्क्वायर कॉमन लिया, तो आपका अंदर क्या बचा, स्मॉल u बाय कैपिटल U माइनस स्मॉल u स्क्वायर बाय कैपिटल U स्क्वायर dy, ठीक है। फिर ये कैपिटल U स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, ये आ गया बाहर, ठीक है। इसमें से u बाय u कॉमन लिया, टाउ नॉट बाय रो इक्वल टू u स्क्वायर d बाय dx 0 to y u बाय u 1 माइनस u बाय कैपिटल U dy, ठीक है। अब इस y की लिमिट में चेंज कर सकता हूँ इन्फिनिटी, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ बता चुका हूँ, ये इन्फिनिटी हो गया। अब ये आपको क्या दिख रहा है, मोमेंटम थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस क्या होती है, थीटा के बराबर होती है भाई साहब। अब ये बात होगी है ना, तो वहां पे मैंने लिख दिया थीटा, तो टाउ नॉट बाय रो इक्वल टू u स्क्वायर डी थीटा बाय डी एक्स, ये क्या है, ये भी वन कार्बन इक्वेशन है आपकी, ठीक है। आमतौर पे यही दिखने में आती है, तो ये बता दी, ये क्या है, वन कार्बन इक्वेशन। फ्लैट प्लेट के केस में जब x डायरेक्शन में प्रेशर चेंज 0 है तो वन कार्बन इक्वेशन रिड्यूस टू दिस ओनली, इतनी सी बचती है ना। और वो जो हमने इसके पहले वन कार्बन इक्वेशन की थी वो जनरलाइज इक्वेशन है कि अगर x डायरेक्शन में प्रेशर चेंज हो तब भी वो काम आ जाएगी। आगे बात समझ में। अब समझने वाली बात ये है कि जब मैं x डायरेक्शन में प्रेशर चेंज होगा ये बात बोल रहा हूं तो x डायरेक्शन में क्या होगा, अगर प्रेशर चेंज होगा तो x डायरेक्शन में जो कैपिटल U है ना वो भी चेंज होगा। समझ में आ रही बात, जब मैं A पॉइंट से B पॉइंट पे गया x डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन में A पॉइंट से B पॉइंट पे गया मैं, ठीक है, और यहां से यहां अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, ठीक है। तो पहले वाले केस में जो u है ना हमारा, प्रेशर चेंज अगर होगा तो u भी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए du बाई dx में से u बाहर नहीं आ सकता क्योंकि u कांस्टेंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू x पहले वाले केस में। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, ये u को बाहर ले गया डिफरेंशिएशन पे, क्यों, क्योंकि जब मैंने अलोंग द एक्स एक्सिस प्रेशर को ही कांस्टेंट मान लिया तो जो कैपिटल U है वो भी कांस्टेंट ही रहेगा मेरा अलोंग द, तो ये x के बाहर आ सकता है। बात समझ आ गई। y एक्सिस के अलोंग जो कैपिटल U है वो तो कांस्टेंट है दोनों केस में, ठीक है। y एक्सिस के अलोंग हर एक लेयर की वेलोसिटी पर्टिकुलर सेक्शन पे y एक्सिस के अलोंग u कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है, बाउंड्री लेयर के बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है तो फिक्स वेलोसिटी u है ना जो फ्री फ्लो की वो चेंज हो जाएगी, कब, अगर प्रेशर चेंज होगा तो
वही क्या हुआ, वॉन कारमन इक्वेशन को दो तरीके से मैंने अभी आपको बता दिया। पहली तो ये इक्वेशन जो पूरी हमने वीडियो में देखी, डराइव करके यहाँ तक पहुंचे। एक मैंने आपको बताया कि अगर मैं प्रेशर फोर्स को कंसीडर नहीं करूंगा तो इतनी सी बचती है ये इक्वेशन। इन दोनों में अंतर क्या है समझ लेते हैं एक बार में, बहुत छोटी सी बात है। यहाँ क्या हो रहा है, इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्स या इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रेशर चेंज हो रहा है। यहाँ प्रेशर कुछ है, यहाँ उससे ज्यादा हो सकता है और ज्यादा हो सकता है, या कम हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। मतलब मैं एक पॉइंट से बी पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में जाऊंगा इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो तो प्रेशर चेंज हो रहा है। उस केस में क्या होगा, जब प्रेशर किसी डायरेक्शन में चेंज होता है लगातार इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो वेलोसिटी भी चेंज होगी। प्रेशर चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, है ना। बर्नौली इक्वेशन से मान लो प्रेशर कम होगा वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो जो u है हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ फ्री स्ट्रीम, वो भी चेंज होगी इन दी डायरेक्शन ऑफ x, इन y नहीं। y तो देखो ये हमारी बाउंड्री लेयर है, इस पॉइंट से मैं y डायरेक्शन में जाना चालू करूंगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, यहाँ पे u के बराबर हो जाएगी। इसके बाद में ऊपर इंफिनिटी तक भी चला जाऊंगा तो ये वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली, ये कैपिटल U के बराबर ही रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं x डायरेक्शन की। x डायरेक्शन में ये वेलोसिटी u चेंज हो सकती है। कब चेंज होगी, जब प्रेशर चेंज होगा। लेकिन अगर x डायरेक्शन में प्रेशर भी कांस्टेंट है, p इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये u वेलोसिटी है x में भी चेंज नहीं। ठीक है, अब ये दो केस बन गए। पहला केस x के डायरेक्शन में प्रेशर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x कैपिटल U भी चेंज होगा। अब मैं इस कैपिटल U को डिफरेंशिएशन के बाहर नहीं ला सकता क्योंकि मेरा कैपिटल U विद रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट नहीं, तो ये इक्वेशन काम में आएगी। लेकिन जब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो या इन डायरेक्शन ऑफ x प्रेशर चेंज नहीं होगा तो विद रिस्पेक्ट टू x U कांस्टेंट हो जाता है, तो ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, तब इतनी इक्वेशन बचती है और जो प्रेशर फोर्स वाला टर्म है वो पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। बस ये दो बचती हैं, यहाँ से इतनी सी इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है। ये पूरी वॉन कार्बन इक्वेशन अपनी हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ड्रैग क्या होता है, फ्रिक्शन ड्रैग क्या होता है, ओवरऑल ड्रैग क्या होता है, लैमिनार बाउंड्री लेयर में ड्रैग कैसे लगता है, प्लेट के ऊपर टर्बुलेंट में कैसे लगता है, इन सब के बारे में, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग क्या होता है, फोर्स ड्रैग फोर्स कितनी होती है, ये सब अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।